नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज आकाश में अद्भुत खगोलीय घटना होगी। दुनिया की 90% आबादी के लिए ब्लैकआउट होगा। मतलब 90% आबादी आज अंधेरे में डूब जाएगी। साल में एक रात ऐसी भी आती है जब दुनिया की अधिक से अधिक आबादी वाला क्षेत्र एक पल के लिए अंधेरे का सामना करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और यूरोप का अधिकांश हिस्से में रात होगी। आपको यह भी जानकारी दें कि दुनिया की अधिक से अधिक आबादी इन्हीं महाद्वीपों में निवास करती है। अब ब्लैकआउट भारतीय समय के अनुसार आज रात करीब 1:26 पर होगा। हालांकि यह घटना सिर्फ पल भर के लिए होगी, वही कुछ हिस्से सूर्य की रोशनी में होंगे। इन क्षेत्रों में अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग शामिल हैं। तो आज कई सालों के बाद ब्लैकआउट का सामना करने वाली है 90% से अधिक आबादी। हालांकि देखिए, चंद मिनटों या फिर कहें कि कुछ पल ही ऐसी तस्वीर सामने आएगी जब 90% आबादी अंधेरे का सामना करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब दुनिया की अधिक से अधिक आबादी वाला क्षेत्र एक पल के लिए अंधेरे का सामना करेगा, विशेषज्ञों के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और यूरोप का अधिकांश हिस्से में रात होगी। आपको यह भी जानकारी दें कि कुछ हिस्से सूर्य की रोशनी से जगमग भी होंगे। और आखिर देखिए, ग्लोबल ब्लैकआउट है क्या है, जरा इसके बारे में आप जान लीजिए। हमने आपको बताया कि दुनिया की 90% आबादी के लिए यह ग्लोबल ब्लैकआउट होगा और चंद मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही इसका सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे कि साल में एक बार पूरी दुनिया में ऐसा ब्लैकआउट होता है जब 90% आबादी के सामने परेशानी आती है। दुनिया की अधिकांश आबादी वाला क्षेत्र एक पल के लिए अंधेरे का सामना करता है और यह समय भी हम आपको बताएंगे। देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 1:26 पर यह ग्लोबल ब्लैकआउट होगा। इसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार रात के अंधकार के इस समय को वैश्विक अंधकार कहते हैं, यानी कि ग्लोबल ब्लैकआउट। पल भर के लिए दुनिया में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखिए, आपको एक और जानकारी दें कि सिर्फ 90% आबादी के सामने यह अंधेरा छाएगा। कुछ ऐसे हिस्से रहेंगे जहां पर सूर्य की रोशनी भी पहुंचेगी। हालांकि इस समय दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन भी होगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि देखिए, समय यह बताया जा रहा है कि आज रात 1:26 पर 90% आबादी इस दुनिया की आज ब्लैकआउट हो जाएगी, यानी कि ग्लोबल ब्लैकआउट का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में दिन में बिजली कटेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो और भी तमाम वो महाद्वीप हैं जहां पर ये ब्लैकआउट की समस्या सामने आएगी। दुनिया की 90% आबादी के लिए यह ग्लोबल ब्लैकआउट होने वाला है। ब्लैकआउट क्या है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये हमने आपको समझाया। समय आखिर क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र और भारतीय सेना को चेतावनी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार और सेना जम्मू कश्मीर के चुनाव में दखल न दे, वरना यहां तूफान आ जाएगा। कभी सेना कश्मीर के लोगों को वोट नहीं डालने देती थी। जो लोग जाते थे वोट डालने के लिए, उनके पैर तोड़ने की धमकी दी जाती थी, ईवीएम को कब्जे में रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि केंद्र सरकार और खास तौर पर सेना इस चुनाव से दूर रहे, वरना तूफान आएगा। इस बात का जिक्र किया। आपको एक और जानकारी दे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला बनाए गए और उसके बाद जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया, उसी संबोधन के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया और सेना को चेतावनी दे दी। सेना को लेकर एक बड़ा आरोप भी लगाया फारूक अब्दुल्ला ने। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि जब पहले चुनाव हुआ करते थे तो सेना लोगों को वोट डालने नहीं देती थी। आज मैं फौज से कहना चाहता हूं, खबरदार, आप इलेक्शन में कोई ऐसा काम न करिएगा। मैंने कहा आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा काम नहीं करिएगा। लोग जिसको वोट दें उसको देने दीजिए, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करिएगा। मैं हुकूमत से भी कहता हूं, खबरदार रहिएगा।
नहीं तो वो तूफान आएगा जिस तूफान को आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। हम जान देने के तैयार हो जाएंगे, याद रखिएगा। फारूक अब्दुल्ला पहला होगा जो उसके खिलाफ एजुकेशन करेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, जमात को मजबूत कीजिए। हम जमात से हैं, जमात के बगैर कुछ भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अगर है तो इस निशान से है, ये हल का निशान जो है तब फारूक अब्दुल्ला है, इसके बगैर फारूक अब्दुल्ला कुछ नहीं। तो देखिए, इस चेतावनी के बाद, फारूक के बयान के बाद सियासी हलकों में भी घमासान शुरू हो चुका है। क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। न वहां के लोगों को एतमाद में लिया है, न वहां के नेताओं को एतमाद में लिया है, और फौज की बड़ी तादाद कश्मीर के अंदर लगा दी है। इसके बावजूद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हुए और वहां का इलेक्शन भी इन हालात में, जबकि देश के दूसरे हिस्सों में फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, तो कश्मीर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? इतने दिनों बाद आपको याद आ रही है, और क्या क्या प्रसंग है। वैसे वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उनके इस बयान के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ भारत की आर्मी कभी भी कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करती है। तो देखिए, राशिद अल्वी ने क्या कहा, उसके अलावा अगर मैंने आपको ये भी सुनाया कि आखिर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किस तरीके से बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी ये तमाम बातों का क्या मतलब है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर सीना को लेकर ऐसा बयान फारूक अब्दुल्ला ने क्यों दिया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, और हर बार की तरह फिर से किस तरीके से सेना पर निशाना साधा गया, इसके बारे में हमने आपको बताया। हालांकि देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बने, हालांकि हर साल एक मीटिंग होती है, हर साल एक बैठक होती है, कई सालों के बाद एक बैठक हुई। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं वो फारूक अब्दुल्ला होंगे, न कि उनके बेटे होंगे। उनके बेटे ने भी इस बात का जिक्र किया कि मैं चाहता था कि हमारे पिता और खास तौर पर फारूक अब्दुल्ला ही पार्टी का नेतृत्व करें। मैंने उनको समझाया और वो अंत में मान भी चुके थे। लेकिन ऐसे में देखिए, जब वो नए अध्यक्ष बने, उसके बाद जब वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, जब उन्हें संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया। और देखिए, एक बार सीधा रुख करते न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी सुरभि हमारे साथ बनी हुई है। सुरभि, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हमेशा से ही कोई ना कोई बयान सामने आते हैं, कोई ना कोई बयान जब फारूक अब्दुल्ला देते हैं तो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन सेना को लेकर जिस तरीके से वो तल्ख टिप्पणी करते हैं, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल ठीक कहा सचिन आपने, क्योंकि जो तस्वीरें हमें नजर आई और जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कहीं ना कहीं जो विवादित बयान उन्होंने दिया, उन्होंने सिर्फ निशाना साधने का काम केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि उस सेना पर किया जो सेना दिन रात बॉर्डर्स पर डटी रहती है ताकि हम सुरक्षित रह सके। उन पर सवाल खड़े कर दिए गए और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या ये विवादित बयान देना लाजमी होता है किसी भी नेता के मुख से। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप जनता हितैषी, आप जनता के हक में सोचते हैं, तो फिर आप उस सेना को कैसे बदनाम कर सकते हैं जो सेना आपके लिए दिन रात बॉर्डर एरिया पर डटी रहती है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद इंतजाम उनकी तरफ से हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसे में उनको इस तरीके से अपमानित करना, ये विवादित बयान देना, क्या ये महज एक सियासत करने का तरीका है फारूक अब्दुल्ला का? क्योंकि इससे पहले भी हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र आया था, तब भी उनकी तरफ से कई विवादित बयान और कई विवादित बोल बोले गए थे। तो क्या ये केवल वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं? ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है सचिन। और साथ ही साथ देखिए, जब वो कहीं बातचीत करने जा रहे हैं तो वो खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और सेना इसमें बिल्कुल भी दखल ना दे। यानी क्या वो सिर्फ एक छत्र राज चलाना चाह रहे हैं, वो बाहर का रास्ता केंद्र सरकार को? क्या वो कश्मीर को अब भी भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, जबकि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर? ये चीज तो उन्हें बाकायदा समझनी चाहिए कि सेना और केंद्र सरकार को आप इस तरीके से विवादित बयान देकर के अपमानित कैसे कर सकते हैं। सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि। और देखिए, बार बार इसीलिए कहीं ना कहीं आरोप भी लगते हैं कि आखिर बेवजह सियासत करने का मौका फारूक अब्दुल्ला को चाहिए, क्योंकि देखिए काफी दिनों से अगर हम देखें तो वो नजर नहीं आ रहे थे, ना उनके बयान कहीं ना कहीं सामने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच देखिए किस तरीके से जब ये मीटिंग होती है, बैठक होती है, नए अध्यक्ष बनते हैं, जब सामने आते हैं
तो एक अलग तेवर उनके सामने देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि देखिए पिछला जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव हुआ था, हमने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन वो गलती थी हमारी। लेकिन अब वो क्या मान चुके हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, और जम्मू कश्मीर की जो हालत है, जैसा वो कह रहे हैं कि खराब है, लोग परेशान हैं, मुसलमान हो या फिर और कोई भी धर्म के लोग हों, वो इस सरकार से परेशान हैं, सेना से परेशान हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए मैंने सचिन ने इस बात का जिक्र भी किया कि शायद ये एक कोशिश है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से अपनी राजनीति चमकाने की, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं। उनको पता है कि अगर मैं कश्मीर में इस वक्त मौजूद हूँ तो मुझे किस वोट बैंक को कैसे अपनी ओर खींचना है, और वो शायद इसी वजह से उन्होंने जानबूझ करके निशाना किया है सेना पर या केंद्र सरकार पर, क्योंकि हर कोई जानता है कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए हमेशा से आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर। और ऐसे में जब फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि पहले से वो कश्मीर की सत्ता को संभाल चुके हैं एक बार, तो वो बखूबी समझते हैं कि आखिर लोगों को रिझाना कैसे है, अपनी ओर आकर्षित कैसे करना है। वो वोट बैंक कलेक्टिवली अपने लिए या अपने पूरे परिवार के लिए भी, अगर किसी को वो चुनावी मैदान में उतारते हैं तो फिर उनके लिए कैसे इकट्ठा किया जा सकता है। और शायद ये वही एक रणनीति का जरिया है, वो एक रणनीति आजमा रहे हैं, और इसी के तहत में उन्होंने विवादित बयान तो दे दिया, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि वो अपमान किसका कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि, लेकिन देखिए सवाल जहन में एक और उठता है। सवाल ये कि जब इतने दिनों तक फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कोई बयान नहीं दिए जा रहे थे, और जब भी वो मीडिया के सामने आते हैं वो एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से सेना का अपमान होता है और तमाम लोगों का अपमान होता है। वो बात कहते हैं कि देखिए हमने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था तो हमने ये सोचा कि किसी भी जाति धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमेशा से ही जो उनका एक अलग रुख होता है वो सिर्फ एक विशेष धर्म को लेकर होता है। और जब इस वक्त वो बयान दे रहे हैं तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति, जो उनका करियर है, कहीं वो खत्म ना हो, इसीलिए वो एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। इस और हर किसी को ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अब देखिए जम्मू कश्मीर में नजदीक आएंगे, ये एक पहला वाक्य नहीं है। अभी आने वाले दिनों में भी आपको इस तरीके की टिप्पणियां उनकी तरफ से सुनाई देती रहेंगी, क्योंकि इसके पहले भी फारूक अब्दुल्ला कई विवादित बोल चुके हैं, और विवादित बयान देने के बाद से वो फिर कुछ दिनों के बाद माफी भी मांग लेते हैं, या तो वो सीधे तौर पर ये कह देते हैं कि मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ को कर मेरी बातों को पेश किया है सबके सामने, तो वो क्लीन चिट खुद ही अपने आप को दे देते हैं। ये एक कोशिश उनके तरफ से जारी है कि कैसे अपने सियासी जो घमासान इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में तो अगर चुनाव के पहले ही अगर वो प्रचार प्रसार करने के लिए कुछ हथकंडे नहीं अपनाएंगे, कुछ तरीके नहीं अपनाएंगे, तो कहीं वो विलुप्त ना हो जाए। और शायद यही उनके गायब होने का जम्मू कश्मीर से वो भय उन्हें सता रहा है, जिस वजह से अब वो ऐसे बोल रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग भड़के और किसी अन्य पार्टी को वोट ना करे, सिर्फ उनके पार्टी के पास वो वोट बैंक रहे। तो ये कोशिश उनके तरफ से की जा रही है। सचिन, चलिए सुरभि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का, राजस्थान से खबर है, आपको जानकारी देकर राजस्थान में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भगवान राम से सीखे बीजेपी। जी हां, एक तल्ख टिप्पणी की, निशाना साधने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भगवान राम से बीजेपी और आरएसएस के लोग सीखे, उन्हें जय सिया राम बोलना ही हो पड़ेगा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग जय श्री राम के बोलते तो हैं, लेकिन सीता के बिना राम नहीं हो सकते, राम के बिना सीता माता नहीं हो सकती। अपने नारे से बीजेपी आरएसएस ने सीता माता को क्यों निकाला? वे लोग जय सिया राम क्यों नहीं बोलते? आरएसएस के लोग को जय सिया राम बोलना ही पड़ेगा। उन्हें जय सिया राम कहने से क्या दिक्कत है, ये सवाल पूछा। और इन लोगों को भगवान राम से सीखना चाहिए। भगवान राम ने कभी नफरत करना नहीं सिखाया, इस बात का जिक्र किया है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी को
राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का कोलंबिया से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मलबे में दबकर 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबी बस और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। ये बड़ी खबर। राष्ट्रपति पेट्रो ने हादसे पर दुख भी व्यक्त किया है। ये तस्वीर आपके सामने है। रेस्क्यू लगातार जारी है। बस मलबे में दबी और खबर यह सामने आ रही है कि 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये बड़ी घटना जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके सामने। राष्ट्रपति पेट्रो ने इस पूरे मामले को लेकर अपना दुख भी व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर कोलंबिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मलबे में दबकर 27 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में बस दबी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थानीय लोग हैं, टीम है मौके पर पहुंची हुई है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। हालांकि अब तक की खबरों के अनुसार सूचना यह मिल रही है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हमने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से राष्ट्रपति पेट्रो ने इस पूरे हादसे पर दुख व्यक्त किया है, ट्वीट किया है। आगे बढ़ते कर्नाटक में पीएफआई के बाद अब सीएफआई विवाद बढ़ने लगा है। यहां के शिवमोगा जिले में कई जगह दीवारों पर सीएफआई ज्वाइन लिखा नजर आया। असल में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सहायक छात्र शाखा है सीएफआई, जिन्होंने दीवारों पर लाल रंग से ज्वाइन सीएफआई लिख दिया। शिवमोगा जिले में कुल 9 जगहों पर ज्वाइन सीएफआई लिखा पाया गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और ऐसा लिखने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको यह जानकारी दें कि पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दीवारों पर ज्वाइन सीएफआई लिखे होने के बाद कर्नाटक पुलिस और सुरक्षा तंत्र अब अलर्ट हो गया है। आपको यह भी जानकारी दें कि पिछले कुछ महीनों में पीएफआई और एसडीपीआई के तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर जांच हुई, तमाम बड़े खुलासे हुए, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया कि पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। और इसी फैसले के बाद अब देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर दीवारों पर ज्वाइन सीएफआई लिखा हुआ नजर आया। और देखिए झारखंड के धनबाद में नकाबपोश अपराधियों का आतंक भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाश हथियारों का जखीरा दिखाकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। कोयला और लोहा कारोबारी से भी इसी तरह रंगदारी मांगे जाने का मामला भी सामने आया। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नकाबपोश बदमाश पप्पू मंडल नाम की कारोबारी को धमकी देता दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है।